गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आदर्श बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे चैप्टर जो 5th है उसका क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जो अंशों को लेकर लास्ट इसका क्वेश्चन है। उसके बाद इसके अंश के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा, ऋण पत्र, जो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा कि अंशों को हम समाप्त कर दें। तो अंशों को लेके मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है 12 का, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद इसके 8 एग्जाम्पल हैं, वो आपको करने हैं और उसमें कोई डाउट आए तो वो पूछना है। तो आज एक बार 12 कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसका रिमाइंड में डिस्कशन करेंगे। तो 12 का क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। एक कंपनी ने प्रत्येक 100 रुपए वाले 25,000 अंश जनता में जारी किए। अंशों पर राशि इस प्रकार दे थी: प्रार्थना पत्र पर 30 रुपए है, बंटन पर 50 रुपए है, ब्रैकेट में है 10 रुपए प्रीमियम सहित, यानी परसेंट में प्रीमियम है। प्रथम मांग पर 30 रुपए, टोटल हो गए 110। 60,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कौन सी सारणी हो गई? अभिदान। अधिविधान होगी तो क्या बनेगी? सारणी। चलो सारणी बनाते हैं। SN नंबर, अप्लाइड शेयर, allotted share, received amount, adjustment of received amount। पंकज जी आए? शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड, और बैंक। ये इसकी सारणी तैयार। अब इस सारणी में भरा कैसे जाता है? जैसे पता चलेगा अधिविधान है, अगले टॉपिक की सारणी बनाते हैं। तो 10,000 अंशों के प्रार्थियों को कोई बंटन नहीं किया गया और उनकी आवेदन राशि लौटा दी। तो क्रम संख्या 1, आवेदक कितने? 10,000। बंटन कितना हुआ? अब 10,000 वालों ने आपको एप्लीकेशन दी, 30 रुपए के हिसाब से कितने लाख दे दिए? 3 लाख। 10,000 को 30 से गुणा करते 3 लाख। और उनकी आवेदन राशि क्या कर दो? बैंक में लौटा दो, क्योंकि अंश तो दिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। शेष प्रार्थियों को यथा अनुपात बंटन कर दिया। तो शेष प्रार्थी कितने बचे? 50,000। टोटल 60 थे, 10 को तो ना कर दिया, बचे 50,000। उनको दिए कितने? कितने अंश आपके पास? 25। तो दे दिए कितने हजार? 25,000 अंश। इसे कहते हैं यथानुपात, जितने अंश है उतने दे दो। अब 50,000 वालों ने एप्लीकेशन के 30 रुपए के हिसाब से आपको कितने दिए? 5 दिए है 15 लाख। ये 15 लाख रुपए दे दिए। इस 15 लाख का समायोजन करना है किसके हिसाब से? 25,000 के अंश के हिसाब से। तो 25,000 पे 30 रुपए के हिसाब से कितने चाहिए हमें? 7.5 लाख। तो 7.5 तो जमा हो गए शेयर कैपिटल में। अब भी पैसे बच रहे हैं तो किस में चलेंगे? अब 25,000 पर अलॉटमेंट के 50 रुपए के हिसाब से होते हैं 12.5 लाख। कितने होते हैं? लेकिन हमारे पास कितने बड़े हैं? 7.5 लाख। तो 7.5 लाख यहां जमा कर दो। कम जमा कर सकते हैं, ज्यादा जमा नहीं कर सकते।
कर दो टोटल 60, 25, 18 लाख, 7.5, 7.5 और 3। ये सारणी तैयार अधि अभिधान की। बोलो इसमें कोई डाउट? अधि अभिधान की सारणी में ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आती क्या बनेगी? सारणी। उसके बाद सारणी पर्सन बताएगा किसको क्या करना है। 10,000 के आवेदकों को कोई बंटन नहीं तो अप्लाइड 10,000 बंटन नील। 10,000 ने 30 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए? 3 लाख। जब इनको अंश ही नहीं दिए तो 3 लाख क्या कर दो बैंक में। शेष को यथा अनुपात, तो 60,000 में से 10 को तो ना कर ही दिया, शेष कितने बचे? 50। 50 को दे दी यथानुपात, जितने अंश उतने दे दो। 25 है तो 25 दे दिए। अब 50,000 वालों ने हमें 30 रुपए के हिसाब से रुपए दिए 15 लाख। 30 रुपए के हिसाब से 15 लाख पकड़ा दी। अब इस 15 लाख का क्या करना है? एडजस्टमेंट। तो अगले को कितने दे रखे हैं? 25,000। तो 25,000 पर 30 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख तो शेयर कैपिटल में जमा और 7.5 लाख अलॉटमेंट में जमा। क्यों? अलॉटमेंट 12.5 की होती है, 7.5 ही है तो जमा। बाय द वे हमारे पास 13 लाख पड़े रहते तो यहाँ तो 12.5 तो यहाँ जमा हो जाते और 50,000 किस में जाते? बोलता तो फर्स्ट कॉल में, नहीं तो वापस। ठीक है, अब एंट्री स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न पूरा पढ़ लेते हैं। शेष प्रार्थियों को यथानुपात बंटन किया गया। गणेश जिसको 250 अंशों का बंटन किया था, प्रथम व अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं देगा। अन्य सभी अंशधारियों ने समय पर राशि का भुगतान कर दिया और कंपनी की पुस्तक में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। तो करते हैं आवश्यक जनरल प्रविष्टियां। तो सबसे पहले आपको पहले एंट्री अमाउंट रिसीव्ड से करनी है। एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। किससे होगी एंट्री? रिसीव्ड अमाउंट। कितना रिसीव हुआ है? 18 लाख। तो बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 18 लाख। दूसरी एप्लीकेशन गई कहां कहां? तो एप्लीकेशन कहां गई, यानी कहां एडजस्टमेंट हुआ? एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट हुआ। एक तो शेयर कैपिटल में 7.5 लाख, एक अलॉटमेंट में 7.5 लाख और एक बैंक में कितने लाख? 3 लाख। तो उसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। बैंक में कितने जाएंगे? 3 लाख। अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? 750। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? 750। ऐसे एप्लीकेशन के टोटल कितने हो गए? 18 लाख। ये 18 लाख का काम हो गया। ठीक है, कौन सी कॉल मांगोगे? अलॉटमेंट। तो देखो अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट मांगोगे तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 50। किस पे मांगोगे? 25,000 पर। 25,000 तो अलॉट किए, तो 25 पे 50,000 के 50 रुपए के हिसाब से 12.5 लाख। इसमें से प्रीमियम को अलग कर दो 10 रुपए के हिसाब से, कितना हो जाएगा? 2.5 लाख।
तो शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे? 10 लाख। ये आपको अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया। अब अलॉटमेंट की होगी प्राप्ति। प्राप्ति होगी तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए प्राप्त होंगे? तो कोई बाकी तो रखता नहीं है। जो बाकी रखता है वो कौन सी कॉल रख रहा है? फर्स्ट कॉल। आपने मांगे कितने? 12.5 लाख। कितने पहले से जमा है? तो कितने मिलेंगे? कितने मिल जाएंगे? 5 लाख। कौन सी कॉल मांगोगे? फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए हैं? 30। कितने रुपए हैं? तो 25,000 रुपये 30 के हिसाब से कितने हो गए? 7.5 लाख। और उसके बाद इसको करेंगे रिसीव। तो रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल। क्या कोई बाकी रखता है? रखता है। गणेश। कितने अंश है? 250। 30 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 250 अंशों पे 7,500। 7,50,000 में से 7,500 नहीं मिलेंगे। कितने मिल जाएंगे? 7,42,500। ऑपरेशन क्या हुआ? समाप्त। इस तरीके से ये प्रश्न हो गया आपका समाप्त। ये 12 का प्रश्न। तो अंशों से लेकर रिलेटेड हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसको आप देखो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। इसको लेके कोई भी डाउट है? आदि विधान था, क्या बन गई? सारणी। पहली 2 एंट्री कौन करा देगा? सारणी। रिसीव्ड अमाउंट से और रिसीव्ड अमाउंट के एडजस्टमेंट से। फिर कौन सी कॉल मांगी जाएगी? अलॉटमेंट, जो प्रीमियम के साथ है तो प्रीमियम का नाम आ गया। और फिर रिसीव हो गई। कुछ पैसा जमा था तो वो घटाकर प्राप्त हो गई। कौन सी कॉल मांगी जाएगी? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कोई पैसा प्राप्त नहीं है, लेकिन एक जना बाकी रखता है, तो बाकी रखता है उसका बकाया निकाला और संबंधित मांग से घटा दिया। 7,500 बाकी रहते तो 7,500 घटा दिए। तो 7,500 जैसे ही बाकी रहे वो घटाते पैसा मिला 7,42,500। सिंपल सोबर इजी क्वेश्चन। और अंश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समाप्त। इसमें बोलो कुछ पूछना है तो। कुछ नहीं पूछना? नेक्स्ट बढ़े आगे। तो अब बात है कि हम आगे अलॉटमेंट उसके ऋण पत्रों की बात करें या एक बार रिवाइज करवाऊं। कोई इसमें दिक्कत नहीं ना? तो रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है। रिवाइज करवाऊं या आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं। ऋण पत्र की थ्योरी थारी करवा देता हूं, ऑरली फटाफट बोल देता हूं, फिर मंडे से आते ऋण पत्र का प्रैक्टिकल चालू कर देंगे। तो देखो आगे बढ़ते हैं।
इसी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऋण पत्र। ठीक है, ऋण पत्र। ऋण पत्र डिबेंचर। क्या है डिबेंचर? तो सबसे पहले इसका मैं बता देता हूं अर्थ। आप इस वीडियो के साथ लिखते जाएं, वापस से सुन लें अगर कोई चीज़ डाउट रहे तो ऋण पत्रों का सबसे पहले अर्थ, कंपनी द्वारा ऋण लेने के प्रमाण के रूप में जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऋण पत्र कहते हैं। कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के प्रमाण के रूप में जारी किया गया पत्र क्या कहलाता है? ऋण पत्र कहलाता है। इसकी एक परिभाषा भी दी है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्रों में ऋण पत्र स्कंध, बॉन्ड्स तथा ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभार उत्पन्न करती हो या न करती हो। ये धारा 230 में परिभाषा दी गई है। यहाँ प्रभार का मतलब है, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे जमीन के या मकान के कागजात रखते हैं ना, इसका मतलब वो प्रभार उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कोई चीज उनके एवज में रखी गई है या नहीं गई है। अगर रखी जाती है तो उसे कहते हैं प्रभार उत्पन्न करना, और नहीं रखी जाती तो उसको कहते हैं प्रभार उत्पन्न नहीं करना। और दोनों तरीके से ऋण पत्र जारी हो सकते हैं। तो ये तो है इसकी अर्थ और इसकी परिभाषा। नेक्स्ट लिखो इसकी विशेषता। धारा 230 के अनुसार हुई थी विशेषता। तो विशेषता में पहला टॉपिक डाल लो। ऋण पत्र की पहली विशेषता है यह ऋण लेने का प्रमाण है। दूसरी विशेषता, इस पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। तीसरी विशेषता, यह कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के तहत जारी किया जाता है। चौथी विशेषता, यह सुरक्षित होते हैं क्योंकि कंपनी संपत्ति पे क्या उत्पन्न करते हैं? प्रभार। हेलो, 4 विशेषता हो गई। इसके अलावा भी अगर कुछ बोलना चाहो तो इनको कंपनी के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, ये कंपनी के कार्यों में वोट नहीं देते। ये इनकी विशेषताएं ऋण पत्र की। ठीक है, तो ऐसे 4 विशेषताएं लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऋण पत्र के प्रकार। ऋण पत्रों के प्रकार हैं वो आधारों के अनुसार हैं। तो मैं आधार बोलता जाऊंगा, फिर उनके प्रकार बोलूंगा। तो आपको ऐसे लिखना है, देखो ऐसे लिखना, सुरक्षा के आधार पर। फिर उसमें ए पॉइंट लिख लेना सुरक्षित, और बी पॉइंट लिख लेना असुरक्षित। इस तरीके से सुरक्षित, असुरक्षित, ऋण पत्र। ठीक है ना, ऐसे ही टॉपिक बोलता जाऊंगा, लिखते जाना। तो मैं बोलता जाता हूं, सुनते जाऊं। सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र के 2 प्रकार हैं, सुरक्षित और असुरक्षित। जो कंपनी की संपत्ति पे प्रभार उत्पन्न करते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र। जो कंपनी की संपत्ति पे प्रभार उत्पन्न नहीं करते, असुरक्षित ऋण पत्र। नेक्स्ट है शोधन के आधार पर। ऐसे लेना, शोधन के आधार पर। ए पॉइंट लिखो शोधनीय ऋण पत्र, बी पॉइंट लिखो अशोधनीय ऋण पत्र। वे ऋण पत्र जिनका कंपनी जीवन काल में पैसा लौटा देगी, शोधनीय, और जिनका जीवन काल में पैसा नहीं लौटाएगी, अशोधनीय। नेक्स्ट है पंजीयन के आधार पर। तो पंजीयन के आधार पर भी ऋण पत्र के 2 प्रकार हैं, रजिस्टर्ड और वाहक। ऐसे ऋण पत्रधारी जिनके नाम पते कंपनी के पास मौजूद हो, रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर में लिखे हों, रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। और जिनके नाम पते कंपनी के रजिस्टर में मौजूद नहीं हो, वो कौन से होते हैं? वाहक।
नेक्स्ट है पुनर्भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर। तो पुनर्भुगतान की प्राथमिकता के आधार पर भी ऋण पत्रों के दो प्रकार हैं, प्रथम ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र वो जिन्हें सबसे पहले पैसा मिलेगा, और द्वितीय ऋण पत्र वो जिसको बाद में पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है ब्याज की दर के आधार पर। ब्याज दर के आधार पर भी ऋण पत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो है निश्चित ब्याज दर वाले, एक है शून्य ब्याज दर वाले। वे ऋण पत्र जिन पर हर साल निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। और शून्य ब्याज दर वाले वे ऋण पत्र जिन पर ब्याज प्राप्त नहीं होता, उसका लाभ एक निश्चित समय के पश्चात उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता के आधार पर। तो परिवर्तन का मतलब बदल जाना। अब बोलो किसमें बदलेगा? वे ऋण पत्र जो अंशों में बदल जाते हैं, कौन से ऋण पत्र कहलाएंगे? परिवर्तनीय। और वे ऋण पत्र जो अंशों में बदलते नहीं हैं क्या कहलाएंगे? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। ठीक है, तो इस तरीके से ऋण पत्रों के 6 प्रकार हैं, 6 आधार हैं, 6 आधार पर दो दो प्रकार हैं जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अंशों और ऋण पत्रों में अंतर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कि अंश और ऋण पत्र में अलग क्या है। तो सबसे पहले मत देने का अधिकार किसको है? अंशों को। और ऋण पत्रों को मत देने का अधिकार नहीं है, पहला अंतर। दूसरा स्वामित्व। स्वामी कौन होंगे? अंश धारक, जबकि ऋण पत्र धारक स्वामी। सुरक्षित, सुरक्षित कौन होंगे? ऋण पत्र, यानी अंश सुरक्षित नहीं होते, जबकि ऋण पत्र क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। क्यों? ऋण पत्र तो सुरक्षित होते हैं, क्यों? प्रभार उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है मत देने का अधिकार हो ही गया। और संचालन में भाग, ऋण पत्रधारी संचालन में क्या लेते हैं? भाग, जबकि अंशधारी संचालन में क्या लेते हैं? भाग, जबकि ऋण पत्रधारी संचालन में भाग नहीं लेते। परिवर्तनीय, अंश ऋण पत्र में बदलते नहीं है, जबकि ऋण पत्र किस में बदल सकते हैं? अंशों में बदल सकते हैं। इस तरीके से इनके आप अंतर लिखते हुए, जैसे एक अंतर ये भी है जोखिम। जोखिम किसका ज्यादा है? अंशों का। अंशों पर ज्यादा जोखिम है और ऋण पत्रों पर कम जोखिम है, क्योंकि वो सुरक्षित होते हैं। तो ये ऋण पत्रों की आपकी छोटी सी थ्योरी है, मामूली सी थ्योरी है, ये समझो। इतना लंबा कोई थ्योरी का टॉपिक नहीं है इसके अंदर। एक सेकंड, हाँ, इतना लंबा कोई चौड़ा थ्योरी का टॉपिक नहीं है थ्योरी। उसके बाद आता है ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखांकन। तो हमें अब ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखांकन सीखना है। तो याद रखो बेटा, जिसको अंशों का तैयार है उसको ऋण पत्र आधे तैयार है। अंशों का तैयार है, उसके ऋण पत्र कितने तैयार हैं? आधे तैयार हैं। तो वो मैं बता दूंगा आपको। तो इस तरीके से आपको आज के जो टॉपिक हैं वो हमारे ऋण पत्रों को लेकर हो गए। उसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा अर्थ, दूसरा परिभाषा, तीसरा विशेषता, चौथा प्रकार और पांचवा अंश और ऋण पत्र में अंतर। और कल से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट, यानी जब भी क्लास होगी हम स्टार्ट कर देंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक ऋण पत्रों से रिलेटेड। तो यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से करो। इनमें कोई डाउट्स हैं किसी को तो मेरे से अभी भी पूछ लो। अंशों की थ्योरी तैयार होनी चाहिए। ये चैप्टर लगभग 12 नंबर का चैप्टर है, 12 नंबर का चैप्टर है आपका। और प्रैक्टिकल थ्योरिकल सभी कुछ इसमें समाहित हैं। तो इसमें जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते जाएं। इसके एग्जाम्पल हैं 1 से लेके 8 तक, वो जरूर करें। 1 से लेके 8 तक एग्जाम, क्योंकि पॉसिबिलिटी 50% चांसेस होते हैं क्वेश्चन में, ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम्पल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना? और अब की बार तो इसके चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोविड था, पढ़ाइयाँ कम थी, तो सभी को पता है बच्चों ने एग्जाम्पल अच्छे देखे होंगे, क्वेश्चन कम देख पाए होंगे। तो जो भी पेपर बनने वाला है, आई थिंक, मेरी सोच ये है कि वो
पैटर्न कौन सा उठाएगा? एग्जाम्पल के पैटर्न उठाएगा। तो एग्जाम्पल सारे निकालें और बहुत अच्छे से निकालें। जितने एग्जाम्पल निकाल सकते हो उतने एग्जाम्पल्स निकालें और उन एग्जाम्पल्स की तैयारी करें। और जो भी डाउट्स हैं वो मेरे से पूछ लें। एग्जाम्पल को लेकर डाउट्स अपने को नहीं रखने हैं, और बाय द वे डाउट आते हैं तो मेरे से पूछते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7, वो मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, तो उसको जरूर लगा लें। एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लें। कम से कम 1, 5, 7 और 8 तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पलों में से एक हैं। जैसे 7 में एक तो बहुत अच्छी तो सारणी बनेगी चिंटू मिंटू को लेकर। 1000 अंश थे, 2000 के लिए आवेदन आए हैं और उनको लेके सारणी बनानी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से एक है। उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, और कोई पूछना हो तो पूछ लेना। 8 का क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन है, तो उसको भी सॉल्व करो। डाउट्स आए वो मेरे से पूछ लो, जो भी डाउट्स हैं। आज आपका टारगेट क्या है कि जो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी क्लासें ऑफ होने वाली हैं, उन 3 दिन में आप इन सारे एग्जाम्पल्स को निकालें। और सारे एग्जाम्पल निकाल के उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो मेरे से पूछ लो। हाँ जी, हाँ 11 का क्वेश्चन क्या? 11 का क्वेश्चन सारणी है। देखो मैं सारणी बता रहा हूँ, वैसे वीडियो में भी बोला है मैंने उस सारणी को, लेकिन मैं फिर बोल देता हूँ। देखो 10 रुपये वाले 20,000 अंश थे, जिन पर 3 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये बंटन पर और 3 रुपये प्रथम मांग पे थे। हो गए 10। 41,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 3,000 के आवेदक को कोई बंटन नहीं। तो देखो यहाँ लिखना क्रम संख्या 1, 3,000 के आवेदक, बंटन नील। अब 3,000 वाले आपको 3 रुपये के हिसाब से 9,000 दे देंगे। 9,000 क्या कर देना? वापस बैंक से। 10,000 के आवेदकों को 100%, तो 10,000 वाले को 10,000 दे दोगे आप, तो 10,000 वालों से 3 के हिसाब से 30,000 मिलेंगे और 30,000 शेयर कैपिटल में जमा हो जाएंगे, क्योंकि पूरे अंश दिए आपने। खत्म। 12,000 के आवेदकों को 50%, यानी 12,000 को दोगे 6,000, तो 12,000 से 12 बांटते 36,000 रुपये रिसीव होंगे, और उन 36,000 में से 18,000 तो शेयर कैपिटल में चले जाएंगे और 18,000 अलॉटमेंट में चले जाएंगे। नेक्स्ट, 16,000 के आवेदकों को 25%, यानी 16,000 के आवेदकों को दोगे 4,000। अब 16, 32 और 48 तो होंगे आपको रिसीव अमाउंट में, और ये 48,000 का एडजस्टमेंट करोगे ना, तो 4,000 के हिसाब से करोगे तो 30, 4 × 12 तो आ जाएंगे शेयर कैपिटल में, 16,000 आ जाएंगे अलॉटमेंट में, और 12,000 आ जाएंगे फर्स्ट कॉल में। फिर भी बचेंगे पैसे, कितने बचेंगे? 8,000। वो क्या कर देना? वापस। और सारणी तैयार हो गई, और जैसे सारणी तैयार हो गई उसके बाद तो पर्सन करने हैं धमाधम। पहली एंट्री रिसीव्ड अमाउंट से और दूसरी एंट्री रिसीव्ड अमाउंट के एडजस्टमेंट से। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मांगना, बाकी जो प्राप्त हो गया उसको छोड़कर प्राप्त कर लेना। फर्स्ट कॉल मांगना, एडवांस एडजस्ट करना और प्राप्त कर लेना। सेकंड कॉल है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना? एकदम बहुत इजी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। बस आपको तो करना क्या है, उसकी सारणी बनानी। और फिर भी बेटा कोई डाउट आए तो निसंकोच आप मेरे से पूछो, मतलब ठीक है ना? तो ये 12 क्वेश्चन प्लस आपका क्या, ये थ्योरी, ये देख के आना। तो ये सब कर लेना ना। बाकी आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं।